हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में आपका वेलकम है। सिंथेसिस का चैप्टर आपका कंटिन्यूस है। उसमें सिंपल का जो पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया है। आज इसमें एक नया पार्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जानते हैं इसको। टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य की रचना करना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं, पहले हम इसे जान लेते हैं। तो यह वह वाक्य होता है जिसमें दो क्लास उपवाक्य होते हैं। क्लास के मायने उपवाक्य, अर्थात मैं यहीं पर रोक करके थोड़ा बता दूं। क्लास से तात्पर्य सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लास, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अर्थात इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये से कहते हैं हम क्लास। तो सेंटेंस में दो क्लास होती हैं, दो उपवाक्य, छोटे छोटे दो उपवाक्य होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज मुख्य उपवाक्य होता है तथा दूसरी जो क्लाज होती है उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लाज यानी आश्रित उपवाक्य। पहली जो क्लाज है प्रिंसिपल क्लाज, उसको मेन क्लाज या मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं हिंदी में। और वो जो हमारी क्लाज होती है वो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। वो मुख्य वाक्य होता है, उसका अपने आप में पूर्ण अर्थ होता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो हमने लिखा है सबऑर्डिनेट क्लाज, ये होती है आश्रित उपवाक्य। जब इसका नाम ही आश्रित है तो इसका मतलब ये जो क्लाज है वह ये क्लाज अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरी क्लाज के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इसीलिए इस क्लाज को सबऑर्डिनेट क्लाज का नाम दिया गया, आश्रित उपवाक्य का। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, इसमें इट इज़ सर्टेन, ये यहाँ तक अंडरलाइन किया है पार्ट को सेंटेंस के। यहाँ पर एक क्लाज पूर्ण हो गई है सेंटेंस की, और इसके बाद दैट से फिर दूसरी क्लाज शुरू होती है, दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। यानी इट इज़ सर्टेन तक जो सेंटेंस हमारा है ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लाज। कौन सी क्लाज? प्रिंसिपल क्लाज, यानी मेन क्लाज अर्थात मुख्य उपवाक्य। इतनी जो क्लाज है इसका मीनिंग अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट जो दूसरी क्लाज है, दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। अगर हम इस की शब्द से पहले सेंटेंस को हटा देते हैं तो ये अपने आप में बड़ा अटपटा लगता है, विचित्र लगता है, और ये इसका अर्थ तब तक सही नहीं बैठता जब तक इसको इस क्लाज के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो इस प्रकार से ये क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज हुई। ये अपना अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं कर सकती, ये स्टैंड नहीं कर सकती। इसको प्रिंसिपल क्लाज की ज़रूरत होती है अपना सही अर्थ व्यक्त करने के लिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज। तो इट इज़ सर्टेन तक हमारी प्रिंसिपल क्लाज हुई, और दैट सी विल गेट गुड मार्क्स ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज हुई। और सबऑर्डिनेट क्लाज में भी, ये मैं आगे बताऊंगा, ये नाउन क्लाज है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को लेते हैं। आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। तो ध्यान से देखिए सेंटेंस को, आई हैव रिंग तक इस पार्ट को हमने अलग से सेपरेट अंडरलाइन किया है, और विच से जो सेंटेंस आगे शेष बचा है उसको अलग से हमें अंडरलाइन किया है। यानी रिंग तक का जो हमारा पार्ट है सेंटेंस का वो हमारा प्रिंसिपल क्लाज हुआ, और विच से आगे जो पार्ट है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज हुआ।
पहले मुख्य उपवाक्य हुआ और उसके बाद आश्रित उपवाक्य। सेम वही कंडीशन इसमें भी है। अगर हम कहें कि मेरे पास एक अंगूठी है, पहली जो क्लाज है ये प्रिंसिपल क्लाज है सेंटेंस की, तो ये क्लाज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती है कि मेरे पास एक अंगूठी है। लेकिन यदि हम दूसरी क्लाज का मीनिंग क्लियर करते हैं कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, तो ये फिर उसी प्रकार से अधूरा अर्थ बैठता है। और इस क्लाज का जो मीनिंग है वो तभी सूटेबल, तभी उपयुक्त लगता है जब उसको प्रिंसिपल क्लाज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी जब जोड़ करके दोनों क्लाज को जोड़ करके हम बोलते हैं तब इसका अर्थ बनता है कि मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी है। तो इस प्रकार से जो सबॉर्डिनेट क्लाज है उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाज के सहारे की आवश्यकता होती है। ये उस पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको सबॉर्डिनेट क्लाज कहते हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है इसी प्रकार से, आई विल कम, मैं अवश्य आऊँगा, वैन यू कॉल मी, जब तुम मुझे बुलाओगे। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन लगी है। अगर ये कहें कि आई विल कम, मैं अवश्य आऊँगा, ये क्लाज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती है। लेकिन अगर कहा जाए वैन यू कॉल मी, जब तुम मुझे बुलाओगे, तो ये अधूरा अर्थ रखती है ये क्लाज। ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लाज है और ये एडवर्ब क्लाज का रूप है। तो ये 3 क्लाज हमने सबॉर्डिनेट क्लाज की बताई, आगे एक बार फिर रिपीट किया जाएगा इन बातों को। तो इनको जब तक हम प्रिंसिपल क्लाज के साथ नहीं जोड़ते तब तक इनका अर्थ पूरा नहीं होता। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। उसमें 2 क्लाज होती हैं, प्रिंसिपल क्लाज होती है और सबॉर्डिनेट क्लाज होती है। प्रिंसिपल क्लाज वो होती है जो अपना अर्थ स्वयं पूरा कर लेती है और सबॉर्डिनेट क्लाज वो होती है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य क्लाज पर, प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर करती हैं। तो प्रिंसिपल क्लाज और मेन क्लाज एक बार फिर रिपीट किया है उसी क्लाज को। व्हेन अ क्लाज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक कंप्लीट सेंस, जब एक क्लाज स्वयं अपने आप स्टैंड कर सके, खड़ी हो सके और पूर्ण अर्थ देती हो, इट इज़ कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लाज, इसको एक प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं और या फिर इसको मेन क्लाज भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पर लिख दी है, जब एक उपवाक्य स्वयं खड़ा हो सके और पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे मुख्य वाक्य कहते हैं। इसके बाद फिर बात आती है सबॉर्डिनेट क्लाज की, आश्रित उपवाक्य की। द क्लाज दैट कैंट स्टैंड इटसेल्फ, वो उपवाक्य जो अपने आप में स्टैंड ना कर सके, खड़ा ना हो सके, फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपने पूरे अर्थ के लिए, एंड हैज़ टू डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लाज, और उसको प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम, सबॉर्डिनेट क्लाज। जब एक उपवाक्य अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए स्वयं खड़ा ना हो सके और इसके लिए से मुख्य उपवाक्य पर निर्भर हो तो वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब एग्जाम्पल वो ये हमने फिर रिपीट किए हैं। इट इज़ सर्टेन, ये प्रिंसिपल क्लाज हुई मुख्य उपवाक्य, चूँकि ये अपना पूर्ण अर्थ रखती है। इसी प्रकार से फिर दैट सी विल गेट गुड मार्क, कि वो अच्छे अंक प्राप्त करेगी, ये आश्रित उपवाक्य है, इसको जब तक उसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया इसका अर्थ पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 2 में आई हैव अ रिंग, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज हुआ इतना पार्ट, और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये हुआ सबॉर्डिनेट क्लाज। क्योंकि मेरे पास एक अंगूठी है पूरा अर्थ दे रही है, ये प्रिंसिपल क्लाज है। लेकिन जो सोने की बनी है इसका अर्थ अधूरा है, ये अर्थ अपना तभी पूरा करती है जब इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लाज हुई। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में आई विल कम, मैं आऊँगा, प्रिंसिपल क्लाज हुई, और व्हेन यू कॉल मी, जब तुम मुझे बुलाओगे, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लाज हुई। तो सबॉर्डिनेट क्लाज निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। अभी बताया गया 3 प्रकार की होती है सबॉर्डिनेट क्लाज। पहली क्लाज नाउन क्लाज। कौन सी क्लाज? संज्ञा उपवाक्य। यह क्लाज वाक्य में नाउन का कार्य करती है, इसलिए इसको नाउन क्लाज कहते हैं। हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क, इसमें जो हमारे पास है दैट शी विल गेट गुड मार्क,
कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। ये हमारा नाउन क्लॉज पार्ट है पहले एग्जाम्पल में। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज है। इसी प्रकार एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाक्य। ये विशेषण उपवाक्य वो काम करता है जिसके द्वारा किसी क्लॉज की ये नाउन की विशेषता बताई जाए। तो यह क्लॉज वाक्य में किसी विशेषण का कार्य करती है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है फिर एडवर्ब क्लॉज। तो यह क्लॉज वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। इसके बाद नाउन क्लॉज के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, यानी जब हमारे पास दो अलग अलग सेंटेंस होंगे तो उनको नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करेंगे, ये हमें जानना है। हमारे पास सेपरेट में एग्जाम्पल है, दो सेंटेंस हैं। यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज़ नाउन टू ऑल, इस बात का सभी को मालूम है, सब इस विषय को जानते हैं। ये दो अलग अलग विषय हैं। तो जब हम दोनों वाक्यों को हिंदी में जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये बात सबको मालूम है कि तुम एक चोर हो। तो कि तुम एक चोर हो ये हमारा नाउन क्लॉज हुआ। इसको हमने यहाँ पर शुरू में लिखा है दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो। फिर आगे इज नाउन टू ऑल, ये सबको मालूम है। तो हमारा जो पहला पोर्शन है अंडरलाइन ब्लैक से जो किया गया है दैट यू आर अ थीफ, ये हमारा नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये क्लॉज शेष वाक्य के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। यहाँ पर जो शेष वाक्य बचा है उसकी जो वर्ब है वो है इज। तो इस इज वर्ब के लिए ये इतनी क्लॉज यहाँ तक सब्जेक्ट का कर्ता का काम कर रही है, और ये वर्ब हो गया और फिर आगे ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट बनने का काम है ये नाउन का कार्य होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब। नाउन क्लॉज का कार्य सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में ये क्लॉज नाउन क्लॉज यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेपरेट का। राम इज़ अ डल बॉय, एक सेंटेंस तो ये हुआ हमारे पास। दूसरा है एवरी टीचर नोज इट, राम एक डल बॉय है और एवरी टीचर इसको जानता है। जब हम हिंदी में दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे कि हम कहेंगे कि प्रत्येक टीचर इस बात को जानता है कि राम एक डल बॉय है। तो यहाँ फिर वही बात है, एवरी टीचर नोज, प्रत्येक टीचर जानता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये अपना अर्थ पूरा करता है। लेकिन दैट राम इज़ अ डल बॉय, कि राम एक डल बॉय है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर ये जो नो वर्ब है KNOWS नोज, इस नोज वर्ब का ये क्लॉज ऑब्जेक्ट बनी है। पहले वाक्य में इज वर्ब का सब्जेक्ट बनी थी, सब्जेक्ट टू द वर्ब नाम दिया था उसको, फंक्शन को उसके नाउन क्लॉज के। और यहाँ पर ये नोज जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बनी है, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का कार्य ये क्लॉज यहाँ पर कर रही है। इसलिए ये कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में। और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद सेपरेट में। एग्जांपल नंबर 3, आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था, दैट की यस्टरडे, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुमको वो बात यस्टरडे यानी कल ही बता दी थी। ये हुआ पहला सेंटेंस। दूसरा है यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें इस पर निर्भर करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, अनिवार्य रूप से तुम्हें इस पर भरोसा अवश्य करना चाहिए। तो जब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि तुम्हें इस बात पर पक्का भरोसा करना चाहिए जो मैंने तुमको बता दी थी। तो यहाँ पर जब हमने कनेक्ट किया यू मस्ट रिले, तो रिले तक तो जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, ऑन तक ये हमारा, ऑन तक है ये, यू मस्ट रिले ऑन, ऑन तक ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने तुमको बताया था, ये हमारी नाउन क्लॉज है। और ये इस ऑन प्रीपोजिशन का क्या बनी है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन।
ऑन प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बनी है, इसलिए ये नाउन क्लॉज कही गई है, नाउन का कार्य कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं सेपरेट में, चौथा, राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राम एग्जामिनेशन में फेल हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रीज़न इज हीज केयरलेसनेस। और जो रीज़न है वो, उसका रीज़न क्या है कि उसकी केयरलेसनेस है, लापरवाही। तो जब हम दोनों सेंटेंस को हिंदी में, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो बनेगा कि जो राम की असफलता का कारण है वो है कि वो लापरवाह है। तो यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, द रीज़न ऑफ राम्स फेलियर। राम की फेलियर का जो रीज़न है इन दी एग्जामिनेशन में इज है दैट ही इज केयरलेस, कि वो केयरलेस है, लापरवाह है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इज वर्ब तक तो है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। द रीज़न ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज, परीक्षा में राम की असफलता का कारण है। और उस है के तुरंत बाद हमारा उसका उत्तर देती है दैट की ही इज केयरलेस, वो लापरवाह है। तो यहाँ पर इज वर्ब के अर्थ को पूरा करती है ये हमारी नाउन क्लॉज। तो इसका कार्य हुआ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ये फंक्शन होता है नाउन का, तो उस नाउन के उस फंक्शन को, उस कार्य को ये क्लॉज पूरा कर रही है, इसलिए इसको नाउन क्लॉज का नाम दिया गया है। और ये कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं सेपरेट में, पांचवा, गांधी जी वॉज सो डेड। गांधी जी को शॉट करके डेड किया गया। गांधी जी को जब शॉट किया गया तो डेड हो गए। द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। और ये जो खबर थी ये जंगल की आग की तरह से पूरे देश में फैल गई। तो इसी प्रकार से जब दोनों वाक्यों को हम हिंदी में जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि जो गांधी जी की शॉट डेड की जो न्यूज़ थी वो पूरे देश के अंदर जंगल की आग की तरह से फैल गई। तो यहाँ हमने कनेक्ट किया दोनों सेंटेंस को, द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज सो डेड, वो खबर कि गांधी जी को सो डेड किया गया, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ विल्ड फायर। तो ये क्लॉज भी यहाँ पर जो है क्या कर रही है, संज्ञा का कार्य है। ध्यान से देखिए, इसमें जो नाउन क्लॉज है वो बीच में प्रयोग की गई है सेंटेंस के। अभी तक जो सेंटेंस आपने देखे उनमें ये पहले में शुरू में यूज हुई थी नाउन क्लॉज, और बाकी के जो सेंटेंस थे उनमें वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ पर नाउन क्लॉज बीच में आ गई और प्रिंसिपल क्लॉज आधी तो शुरू में है और आधी बाद में। यहाँ पर ये दैट गांधी जी वॉज सो डेड, ये क्लॉज हमारी नाउन क्लॉज है। दैट से लेकर के ये जो पोर्शन है, ये दैट की गांधी जी को सो डेड किया गया, ये हमारी क्या कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। और द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, खबर पूरे देश के अंदर जंगल की आग की तरह से फैली, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यानी प्रिंसिपल क्लॉज को तोड़ा भी जा सकता है आवश्यकता अनुसार। यदि जो नाउन क्लॉज है उसको वाक्य के बीच में बैठा करके वाक्य का अर्थ सही निकलता हो तब प्रिंसिपल क्लॉज को तोड़ना भी पड़ सकता है। तो इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज को स्प्लिट किया गया है, आधा पहले लिखा गया है और आधा बाद में। और नाउन क्लॉज को जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको वाक्य के बीच में इंसर्ट किया गया है, रखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है नाउन क्लॉज संज्ञा का कार्य करती है। हु, विच, वेयर, वाई, वाट, वैन। दैट से जब नाउन क्लॉज बने और इसका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो कैसे शुरू हो, जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, कि क्यों, कि कब, कभी कभी जो कुछ का भी अर्थ हो सकता है, तब समझिए कि ये नाउन क्लॉज है। जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर सेपरेट में, ही डज़ नॉट नो, वो नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि हु इज सी, वह कौन है। तो जब हम दोनों वाक्यों को हिंदी में जोड़ेंगे, वह नहीं जानता कि वह कौन है, तो यहाँ पर कंबाइंड किया, ही डज़ नॉट नो हु सी इज,
वह नहीं जानता वह कौन है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से कि वह कौन है कैसे बना है, हु से जो हमारा हु सी इज ये हमारी नाउन क्लाज है, ही डज नॉट नो ये प्रिंसिपल क्लाज है। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं। सेपरेट में टेल मी वेयर इज सी, मुझे बताओ वह कहाँ है। कंबाइंड किया है टेल मी वेयर सी इज, ठीक उसी प्रकार से जैसे भी पहला वाक्य था। और है थोड़ा सा, इफ़ या वेदर के द्वारा भी नाउन क्लाज बनाया जा सकता है जब उसका अर्थ की क्या होता है। जैसे ही मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो जब दोनों वाक्यों को हिंदी में जोड़ेंगे तो वही बनेगा कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ या वेदर कि क्या, ही इज इनोसेंट, वो इनोसेंट है। मैं नहीं जानता कि क्या वह इनोसेंट है। तो इस प्रकार से इफ़ या वेदर के यूज से भी हम नाउन क्लाज बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि इफ़ या वेदर का मीनिंग वहाँ पर की क्या होना चाहिए। तो ये थी नाउन क्लाज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद एडजेक्टिव क्लाज बताया जाएगा।